पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसको कह सकते हैं कि सांप तो चला गया, अब लाठी पीटने से क्या होगा, लकीर पीटने से क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ संभव है यदि पार्लियामेंट यूरोपियन जैसी हो। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्योंकि यहां के 2 सांसदों के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने पैसे लेकर के कतर के साथ या कतर के पक्ष में बात करने का काम किया था। और तो और आज के सेशन में इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी कि कतर का वर्ल्ड कप तो हो गया, अर्जेंटीना यहां पर विनर बन के निकल आया और 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फिर से फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जीता है। इसके साथ साथ ये सारी चर्चाएं तो अब आने वाले समय में गेम को लेकर होंगी, लेकिन अब यहां से आगे राज खुलने शुरू होंगे कि कैसे महज 3 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन रखने वाला देश बिडिंग में अमेरिका को हराने में कामयाब हुआ। कैसे एक ऐसा छोटा सा देश जिसे आप मैप पर भी जूम करके देखते हो, वो जब फीफा की दावेदारी हो रही थी उस समय पर मेजबानी पाने के लिए कामयाब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर भी डिस्कशन होगा क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब दुनिया के सामने यह कहा था कि यहां पर पिछले 10 सालों में हजारों लोगों की मौत हुई है, का इसके फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में बहुत सारे लोगों की मौत हुई हैं और सबसे ज्यादा मौतें भारत से हुई हैं, तो फिर क्या कारण थे कि ये पूरी चर्चा मैच के दौरान बाहर नहीं आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सबसे अंत में डिस्कस की जाएगी, जब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय मजदूर भारत के मरे हैं कतर में जाकर के, तो भारत सरकार चुप क्यों है? बड़ा सवाल है और यह हमें अपने देश में भी पूछना चाहिए। जिनके परिवारजन खोए हैं उनके लिए, यदि आप अपने आप में आपको लगता है कि आपके देश के अंदर जितने लोग रहते हैं उनको भी इस प्रकार का सम्मान मिले, आप विचार करिए कि जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये मेजर चर्चा भारतीय मजदूरों के ऊपर है जो कतर में मर गए। यूरोप की पार्लियामेंट में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में चर्चा ही नहीं है, कहीं पर कोई मुद्दा नहीं है। ना तो हमारे न्यूज चैनल्स में ये डिस्कशन है, हां चैनल में डिस्कशन ये जरूर है कि साहब इस समय सूटकेस ऑफ कैश यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं करप्शन से, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि भारतीय मरे हैं तो फिर भारत क्या कर रहा है, भारत ने अब तक क्या किया, कतर के साथ भारत की क्या बातचीत हुई, भारत ने किस प्रकार से रिएक्ट किया अपने इतने लोग मरने पर, क्या जानकारी है, खुलकर सामने आने की आवश्यकता है। क्योंकि अल्टीमेटली यह मसला बहुत गंभीर है। प्रवासी भारतीय मजदूर जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान या पिछले 10 सालों के अंदर लगभग 2500 से अधिक भारतीय कतर में मारे जा चुके हैं। आंकड़ा तो 6500 से अधिक का है, अब कितना सही है कितना गलत है वो तो हम आपके सामने साझा कर देंगे क्योंकि सारी जानकारी मीडिया की है। और इस मीडिया की जानकारी में भी जिस जानकारी का सबसे बड़ा हवाला है दैट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो दुनिया भर के मानवाधिकारों की बातें करती है। तो आज के सेशन में हम सारी बातों को विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल के लिए आप यहां पर देखें, अर्जेंटीना लिफ्ट फीफा वर्ल्ड कप, ये हमने आपको जानकारी दे दी। फॉरेनर वर्कर इन कतर वंडर व्हाट विल हैपन आफ्टर वर्ल्ड कप। तो अभी तक क्या था कि जितने भी वर्कर्स यहां काम कर रहे थे उन वर्कर्स को उम्मीद थी कि फीफा वर्ल्ड कप तक तो जॉब मिल गया हमें, अब क्या होगा, क्योंकि देश तो बहुत छोटा सा है। वर्कर्स जिस तरह के हैं वो तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो इतने समय तक वहां गए हुए हैं। कफाला पद्धति जो होती है जिसके अंतर्गत इनका कोई मास्टर वहां होता है, वो अपने अंडर इन लोगों को बुलाता है। अब वो इनके पैसे वापस लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, इनका पासपोर्ट जो जब्त है वो लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, तमाम चीजें अब वर्कर्स की चिंता की होने लगी हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि कतर के अंदर एक स्कैंडल उजागर हुआ है। कतर का स्कैंडल यूरोप में उजागर हुआ है क्योंकि सूटकेस भर के कैश और लग्जरी हॉलीडेज के पैकेट्स, यानी कि एक तरह से कि आपको लग्जरी हॉलीडे हम ऑफर करते हैं, इस तरह की कुछ प्लानिंग्स जो हैं ये फिलहाल उजागर होकर आई हैं। करप्शन चार्जेज यूरोप के बाहर निकलकर आए हैं। तो आपके सामने कुछ तस्वीरें हम साझा करते हैं, पहले मैप के माध्यम से और फिर आपको आगे की बात बताते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि संभव है कि यूरोप और कतर के बीच के संबंध यहां से आगे बहुत बिगड़ जाएं। यह मसला इतना बड़ा है कि इस मसले के चलते हो सकता है कि कतर के ऊपर सैंक्शंस तक लग जाएं। यह मुद्दा इतना भी बड़ा है कि कल को संभव है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस पूरे मामले को दबा भी दिया जाए। क्यों दबा दिया जाए?
क्योंकि कतर से रूस का विकल्प तैयार किया जा रहा है नेचुरल गैस के लिए। क्योंकि कतर है भले ही बहुत छोटा सा देश, बहुत छोटू सा कंट्री है, लेकिन असल में ये एज एन अल्टरनेट दिखाई देता है जर्मनी और ऐसी कंट्रीज को जो कि रशिया से गैस नहीं मंगा पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि भविष्य में यहां से गैस मंगा करके वो काम चला लेंगे। तो देखना होगा, यूरोपियन यूनियन के ऊपर अभी सबसे बड़ा जो प्रश्न लग गया है, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। इवन कई लोगों ने तो इस बात के ऊपर मजे भी लेने शुरू कर दिए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के कि तुम्हारे खुद के ही सांसद बिक गए, दुनिया को क्या पाठ पढ़ाओगे। ये बहुत बड़ा एक सवाल नैतिकता का आकर खड़ा हो गया है। चलिए हम आपको कुछ बातें बताते हैं। देखिए, आपके सामने एक मैप लगा हुआ है, आप जरा इस मैप को देखने का प्रयास करें। ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, दैट इज यूरोप। यूरोप की 27 कंट्रीज मिलकर के बनाती हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक पार्लियामेंट चलाता है जिसे आप यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। बेल्जियम बेनेलक्स कंट्रीज में से एक है। आप इधर की तरफ अगर मैप देखें तो आपको दिखाई दे जाएगा लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के दक्षिण में बेल्जियम स्थित है और यहीं पर ब्रसेल्स स्थित है, और यही ब्रसेल्स यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। यानी कि यह अपने आप में इतनी खास जगह है कि जितने भी यूरोप के देश हैं वो अपने यहां से अपने प्रतिनिधि एज एन एमपी बना करके भेजते हैं। यानी कि यूरोपियन मेंबर बना, पार्लियामेंट मेंबर बनाकर, जैसे एमपी होता है ऐसे एमईपी होता है, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, यहां पर नियुक्त किया जाता है। लगभग 750 से अधिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं जो कि इन सारे देशों से निर्वाचित होकर के यहां पहुंचते हैं। ठीक है, प्रक्रिया जो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहां पर पहुंचते हैं। अब बेल्जियम में पहुंचे हुए ये जो प्रतिनिधि हैं, इनके ऊपर आरोप क्या लगा है, अब आप वो सुनिए। असल में जब ये मुद्दा बाहर निकल कर आया, क्या मुद्दा बाहर निकल, अच्छा मैं इस चीज में ये और बता दूं, यूके इज नॉट एन पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, इसी को ब्रेक्जिट कहा गया था। लेकिन यूके के सांसदों पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने भी कतर से रिश्वत ली ताकि वो मजदूरों के खिलाफ कुछ ना बोलें। अब ये मतलब क्या है ये मजदूरों के साथ की कहानी, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, कतर पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों को करोड़ों रुपए देने की, रिश्वत देने का आरोप लगा है। यह रिश्वत वर्ल्ड कप से पहले जो निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर मजदूरों की मौत हुई या फिर मजदूरों के अलावा उनके साथ जो मानवाधिकार का वायलेशन हुआ उसको लेकर हुआ है। हाल ही में हुआ क्या कि बेल्जियम पुलिस ने यूरोपियन पार्लियामेंट की एक मेंबर को उसके घर से पैसे के साथ गिरफ्तार किया और उसके पिता को होटल रूम पर छापा मारकर 8 करोड़ रुपए जब्त किए। मतलब आप ऐसे सोचकर देखिए, एक महिला सांसद, उसके घर छापा पड़ता है, 8 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। हालत यह है कि जो सांसद गिरफ्तार हुई है वो रहने वाली ग्रीस की है। ग्रीस जो कि ईयू का मेंबर है, ग्रीस के पास से ये सांसद निकल के आई है। देखिए ग्रीस यहां पर बिल्कुल इटली के, ये तुर्की के पास में, ये रहा, ठीक है, ये वाला कंट्री। यहां की सांसद है, ब्रसेल्स में ये अपने ऑफिस में है, यहां पे सांसद की, मतलब सांसद की तरह से काम कर रही हैं। इनके घर पर छापा पड़ता है, पैसे बरामद होते हैं, ब्रसेल्स की पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है कि आ जाइए साहब, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे ही एक और इटली के सांसद को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने की बड़ी वजह क्या है कि ये जो मैडम है ना, ये क्या कर रही थी, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें कतर का पक्ष ले रही थी। जब कतर का पक्ष ले रही थी, ये बार बार दुहाई दे रही थी कि हमें कतर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, कैसे एक छोटे से देश ने इतना बड़ा आयोजन कर लिया। ये कतर की पार्लियामेंट की, कतर की तारीफ कर रही थी कि वहां पर मानवाधिकारों की आप बात करते हैं, ये नहीं देखते वहां कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग वहां पहुंचेंगे। तो समर्थन दे रही थी। तो शक हुआ पुलिस को कि यार ये तो बिक गई है, तभी जाकर के इसको मानवाधिकार दिखाई नहीं दे रहे, लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा, रिश्वत दिखाई नहीं दे रही। तो अचानक पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा और 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो भाई साहब कृपा कहां से आ रही थी वो पता चल गया, है ना। तो भाई ये है वो धन जो इनके घर से बरामद हुआ है। यूरोपियन यूनियन के सांसद के घर और पिता के होटल से छापेमारी के बाद 6 लाख यूरो, जो कि 5.22 करोड़ के समथिंग है, उतना पैसा बरामद किया गया। इसी को जाना जा रहा है कतर गेट स्कैंडल के नाम से। असल में केवल एक ही नहीं, और भी कई सांसद, जैसे ग्रीक पॉलिटिकल तो हो गई जिसका नाम है कायली, अभी दिखाएंगे इन मैडम को। दूसरे हैं पियर एंटोनियो पंजेरी, ये फॉर्मर मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, इनको भी साहब इसके लिए नाम दिया गया है। तो अब हुआ ये है, ये कर क्या रहे थे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इस तरह से भाषण देकर के लोगों को अपने पक्ष में कर रहे थे ताकि यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो कतर के खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। यानी आप ऐसे समझकर देखें, पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। 750 नहीं, 705 है यहां पे सांसदों की संख्या।
705 सांसदों की संख्या है और इस प्रकार का एक पार्लियामेंट होता है यहां पे, ठीक है। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स जो हैं वो पावरफुल पॉलिटिकल माने जाते हैं और 27 देशों से ये लोग निर्वाचित होकर के यहां पहुंचते हैं, ठीक है। यहां से जो लोग पहुंचते हैं वो 27 देशों से होकर के, सीटेड इन ब्रसेल्स, और ये ठीक है, मेंबर्स इलेक्टेड इन 27 मेंबर्स स्टेट ऑफ ईयू थ्रू डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान होता है और उससे ये निर्वाचित होकर के यहां पर पहुंचते हैं, ठीक है साहब। अब हुआ यह है कि जैसे ही ये मैडम के बारे में जानकारी निकल कर आई, तुरंत इनकी पार्टी जो ग्रीस में है उन्होंने भी इन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये है वो मैडम जिनको हम तस्वीर में दिखा रहे हैं। कतर के करप्शन स्कैंडल के अंदर जो मैडम का नाम निकल कर आया है, इनका नाम है ईवा काइली। ये ईवा काइली जो है, इन्होंने लॉबिंग शुरू की थी। लॉबिंग का अर्थ क्या होता है? आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठकर आप भाषण दे रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं, तो आप भाषण में बोल रहे हैं कि कतर ने गलत क्या किया है। देखिए होता क्या है ना कि आप और हम जो बोलते नहीं हैं पब्लिकली, वो बोलने वालों से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई राजनेता बयान दे रहा है तो हम कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी वाली बात बोल रहा है, या फिर ये मेरे खिलाफ बोल रहा है। हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, तभी तो सुनते हैं ना इनको। अब ये जब इस मंच पर बोल रही हैं तो बाकी लोग अपने आप को उनके साथ सहमत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मामला थोड़ा वीक पड़ जाएगा, और वीक पड़ने का परिणाम क्या निकलेगा वो आप सबके सामने है। तो कतर ने यूरोपियन यूनियन के लॉ मेकर्स को लग्जरी गिफ्ट और फ्री वर्ल्ड कप टिकट्स ऑफर किए थे ताकि उनके मानव अधिकार के हनन का मामला बाहर निकल कर ना आए। मामला सबसे पहले बार कब आया था, किस मामले की बात हो रही है? तो असल में अगस्त 26, 2021 को एमनेस्टी इंटरनेशनल, हालांकि इसका भारत के साथ थोड़ा मतलब 36 का आंकड़ा रहा है, इसने अपने डेटा में शो किया कि लगभग 15,021 ऐसे नॉन कतरी यानी कि कतर के ना रहने वाले मजदूर हैं जो कि 2010 से 2019 के बीच में मारे गए। इस संख्या को जब इन्होंने बाहर निकाला तो सबसे ज्यादा 2,711 मजदूर यहां भारत के थे, जो कि इन 10 सालों के अंदर जिनकी मौत हो गई। कहां मौत हो गई? कतर में काम करते करते जिनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो निर्माण कार्य में लगभग 6,500 से ज्यादा वर्कर्स की मौत हुई है केवल निर्माण कार्य के अंदर। और निर्माण कार्य के अंदर मौत होने की बड़ी वजह क्या है? यहां डेजर्ट है कतर में, असल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और कम समय में बहुत सारा काम करने का प्रेशर क्रिएट किया गया था। तो इतना ज्यादा प्रेशर और उसमें परफॉर्मेंस की जो काम की एंजाइटी थी ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर इस कारण से गिरफ्तार हुए। क्यों गिरफ्तार हुए साहब? अब वो कारण सुन लीजिए। असल में जब ये सारा मसला एमनेस्टी का निकला, दुनिया भर में निंदा होने लगी कतर की, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ये मसला उठता। इससे कतर को टेंशन थी कि अगर ये मसला पहले उठ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैच सस्पेंड हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह से कोई टीम खेलने से इनकार कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं। तो जो लोग बोल सकते हैं उनको चुप कराने की रकम दी गई और उसमें नाम निकल करके आया यूरोप की एक सांसद जिसका नाम है एवा काइली, जिनको मैंने बताया ये है वो मैडम, है ना। और दूसरे हैं इटली से ईयू के सांसद एंटोनियो पंजेरी, ये रहे। ये पंजेरी और ये दोनों लोग जो हैं इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके चलते 20 जगह छापेमारी हुई। और छापेमारी के बाद जो जानकारी बाहर निकल के आई वो ये कि यूरोपियन यूनियन के सांसद इस मुद्दे को डिबेट में ना उठाएं, इसलिए उन्हें कतर का फ्री टिकट, फ्री वर्ल्ड कप टिकट, लग्जरी होटल्स और ना जाने कितने तरह के गिफ्ट्स ऑफर किए गए ताकि यह मुद्दा ना उठे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश एमपी, अब ब्रिटिश एमपी अलग से क्यों नाम लिया जा रहा है? क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का अब पार्ट बचे नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने भी मानवाधिकार का मुद्दा ना उठाएं, इसके दम पर पैसे ले लिए। जब पैसे ले लिए तो इस बार में बहुत ज्यादा, मतलब पॉलिटिको करके एक न्यूज चैनल है, उसने इस बारे को उजागर किया है। ठीक है, आप सोचकर देखिए कि लास्ट 5 सालों में जो जानकारी निकल कर आई वो ये है कि कतर ने लगभग 1,90,000 यूरो खर्च किए हैं इस चीज के ऊपर। यूके जो एमपी हैं वो कतर के गिफ्ट्स ले लेकर के उसके खिलाफ बोलने से चुप हुए। अब सवाल बनता है कतर ये कर क्यों रहा था? हालांकि मैंने तो जवाब दे दिया, लेकिन सबसे पहला कारण ये था क्योंकि असल में कतर चाहता क्या है कि भाई वो अपनी जो नेचुरल गैस है वो यूरोपियन यूनियन को बेचे। गलती से कतर के ऊपर सैंक्शन लग गए तो उसकी गैस बिकना बंद हो जाएगी। दूसरा, कतर अवॉइडेंस, ये मतलब ये नहीं चाहता, क्रिटिसिज्म नहीं चाहता, क्योंकि क्रिटिसिज्म से इसको लगता है ना कि इसके बहुत सारे मुद्दे बाहर निकल कर आ जाएंगे, जैसे कफाला लेबर सिस्टम। कफाला क्या होता है?
मतलब यहां से जितने भी इंडियंस काम करने वहां जाते हैं उनको वहां पर एक और व्यक्ति अपने यहां पर एज ए नौकर रखता है पहले, और वो टेंडर लेता है, डायरेक्ट कोई व्यक्ति किसी के पास काम नहीं करता है ना। तो इस तरह से तीसरा क्या है, ये ज्यादा रिलैक्स्ड वीजा चाहता है कतर के लोगों के लिए। रिलैक्स वीजा चाहता है का मतलब कतर के सिटीजन्स दुनिया में कहीं भी जाएं तो उन्हें आसानी से आने जाने दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं कतर के लिए, तो उसने सारी तरह से लॉबिंग पैसे से करने का प्रयास किया, और उसमें बहुत ज्यादा काम आई कायली। कायली ने क्या किया, वो पूरी तरह से यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होती हैं और अपनी बात रखना शुरू करती हैं। बात रखते समय कहती हैं कि ये कतर के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को तारीफ करती हैं, लेबर और सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव बहुत अच्छे से यहां लिए गए। डेस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ माइग्रेंट वर्कर वाइल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, काइली क्रिटिसाइज द यूरोपियन यूनियन। इन्होंने बकायदा यूरोपियन यूनियन का क्रिटिसिज्म किया और कहा कि ये जबरदस्ती उसको घसीट रहे हैं। एक तरह से इन्होंने अपने वादे कर बोल बोल करके यूरोपियन यूनियन को इतना प्रभावित कर दिया कि उन्हें लगा कि शायद कायली सही है, और कतर का मुद्दा डाइल्यूट हो गया। मुद्दा डाइल्यूट हो गया, लेकिन जब ब्रसेल्स की पुलिस को शक हुआ कि यार कोई बिना पैसे लिए तो इतनी ज्यादा तरफदारी नहीं करेगा, क्योंकि ये तरफदारी में ये भी कहती हैं कि कतर के सिटीजन्स को आसानी से आने दें आप, यानी कि इनको आप देखिए दीज अरेस्टेड, मतलब आप देखें कि इन्हें स्पीच काइली ने कहा द वर्ल्ड कप इन कतर इज ए प्रूफ एक्चुअली हाउ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कैन अचीव ए हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन of a country with reform that inspired Arab world. Qatar is a fourth runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wages. Still some here are calling discriminate them. है ना। तो इतना ज्यादा अगर कोई व्यक्ति किसी का पक्ष लेता है तो भाई साहब कृपा कहीं और अटकी हुई है, और वही हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब ये चीजें निकल करके आना शुरू हुई तो लोगों की गिरफ्तारियां शुरू होना हुई, और फिर लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। यूरोपियंस पूरी तरह से शॉक्ड हैं इस बात को लेकर के कि यार कोई व्यक्ति भाषण दे रहा था। एक हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है विक्टर ऑर्बन, वो ईयू के मजे लेते हुए कहते हैं कि आप लोगों के अब लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या हुआ। बड़ा लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। रॉबर्ट मेट्सोला प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, वो कहते हैं कि हमारे ओपन वे, मतलब आवर वे फॉर ऑफ ओपन फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर अंडर अटैक, यानी हमारे जो खुलेपन के काम हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। हमला क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से हमें खरीदा गया है। देखो हुआ क्या था ना, ये फीफा की मेजबानी भी खरीद के ली गई थी। मतलब ये पूरा की पूरा गेम जबरदस्त करप्शन से भरा हुआ था। करप्शन से इतना भरा हुआ था कि इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, इतने स्कैंडल्स हैं इसमें। फीफा की मेजबानी जो ली गई थी, इसमें भी फीफा को रिश्वत कतर ने दी थी, और उस कारण से फीफा का वाइस प्रेसिडेंट तो सस्पेंड हुआ, 7 और साथ में अधिकारी सस्पेंड हुए। जो उस समय का तत्कालीन प्रेसिडेंट था उसे ना जाने कितने साल तक के लिए फुटबॉल से दूर रहने का काम कर दिया कि तुम फुटबॉल के संपर्क में नहीं आओगे। लेकिन उसके बाद भी कतर अपने पास में ये पाने में कामयाब हो गया। जितना कई देशों ने मिलकर पैसा खर्च नहीं किया, उससे कई ज्यादा पैसा कतर ने इस टूर्नामेंट को कराने पर खर्च किया। आपके दिमाग में प्रश्न तो बनेगा कि सर इतना करके कतर चाहता क्या है, बनाना क्या चाहता है। मतलब ठीक है, पैसा खर्च कर दिया, 30 लाख की पॉपुलेशन का देश है, अगर ये करा भी ले गया तो इससे उसको क्या मिल रहा है, इतना पैसा क्यों दिया उसने, बड़ा सवाल है ना। असल में ये सारे देश आजकल चाह ये रहे हैं कि हम दुबई जैसे हो जाएं, यानी केवल तेल के लिए ना जाने जाएं, व्यापार के लिए भी जाने जाएं। बोले इससे क्या फायदा होता है? देखिए दुबई हुआ, सिंगापुर हुआ, ये वो जगह हैं। सिंगापुर को उठा लीजिए, इनके पास खुद का ऐसा सच कुछ है नहीं, लेकिन ये आम लोगों के लिए इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं कि कोई भी व्यक्ति यहां आसानी से जाके काम कर सकता है, कुछ भी छुपापन नहीं है, लोगों में खुलापन बहुत है। तो दुबई की जगह हो या सिंगापुर हो, हांगकांग हो, ये ओपननेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को वहां की एमिनिटीज पसंद आनी चाहिए। इन्होंने दुनिया को अपने आप को दिखाने के लिए कि देखिए हम भी सारे काम होल्ड कर सकते हैं, इस काम को आयोजित किया। आप अंदाजा लगाइए इन्होंने जितना पैसा खर्च किया है इस टूर्नामेंट पर, इनकी अपेक्षा है कि 2030 तक हम उससे भी कहीं ज्यादा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि अब हम टूरिस्ट्स को दिखने लग गए हैं। अब टूरिस्ट्स हमारे पास आएंगे घूमने के लिए, देखने के लिए, रुकने के लिए। दोहा भी अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होगा। बहुत सारे वर्ल्ड के टूर्नामेंट अब दोहा में होने लगेंगे। जो स्टेडियम्स बनाए गए हैं उनका अब फ्यूचर में उपयोग होगा। इस तरह से फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, और अल्टीमेटली अपनी इमेज सुधारने के लिए। इमेज का मतलब क्या है? ये लोग बहुत ही रिजिड हैं अपने कुछ
पॉइंट्स को लेकर के दुनिया को सामने ये दिखाना चाहते हैं कि हम ओपन हैं, लोगों के अंदर एक मोटिवेशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर निकल कर आई। तो यूरोपियन पार्लियामेंट अब अपडेट क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट प्लान कर रही है कतर के ऑफिशियल्स को कि वो अब पार्लियामेंट की बिल्डिंग में भी एंट्री ना कर पाए। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं तो अब देखने वाला चीज होगा साथियों, किस तरह से आने वाले टाइम में कतर के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी अपेक्षा तो केवल यही है, और हमारा जो बड़ा सवाल आप सबके साथ मिलकर के रहेगा, दुनिया में जो हुआ वो तो समझ में आया, लेकिन इंडिया में क्या हुआ कोई तो बताओ। यानी इंडियन गवर्नमेंट चुप क्यों है, मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट चुप है। अब मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर चलता हूं। भाई लोग हमारे मरे, चर्चाएं दूसरे देश में हो रही हैं, रिश्वत कोई तीसरा ले रहा है, खेल कहीं और हो रहा है, और हम चुपचाप बने हुए हैं। इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। असल में जो इसका टेक्निकल कारण है वो तो ये है कि माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के एक लॉ होता है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। ये एक कन्वेंशन है, भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एंड ऑल माइग्रेंट वर्कर मेंबर एंड देयर फैमिलीज। मतलब समझिए इसका, आप अपने लोगों की सुरक्षा तभी डिमांड कर सकते हैं जब आपने पहले सुरक्षा की बात की हो। आपने अपने यहां से जिन लोगों को भेजा उनके लिए आपने प्रवासी भारतीय बीमा कर दिया, यानी कि अगर आपको कुछ होता है तो बीमा की राशि आपके परिवारजनों को दे दी जाएगी। अर्थात हमने सामने वाले देश से कभी इस विषय के ऊपर एग्रीमेंट ही नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब एग्रीमेंट नहीं किया तो क्या और देशों ने कर रखा है क्या एग्रीमेंट जो मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि असल में एक और कारण, हालांकि ये कारण संतुष्टिप्रद नहीं है, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी मच कन्विंस्ड विद दिस रीजन, लेकिन जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियां हैं, क्योंकि कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास है नहीं कि सरकार चुप क्यों है। सरकार को बोलना तो चाहिए लेकिन चुप क्यों है, अब वो तो भगवान को पता क्यों चुप है। लेकिन हम जो कारण खोज सकते हैं कि चुप इसलिए हो क्योंकि इंडिया का अभी तक मानव अधिकारों के मसले पर किसी और देश के मामलों में इंटरफेयर करने का रिकॉर्ड नहीं रहा है। मतलब यदि किसी देश ने मानवाधिकार के विषय पर कोई उल्लंघन किया है तो हमने उस पर इंटरफेयर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंडिया इटसेल्फ लोगों की नज़र में मानवाधिकारों के वायलेशन के लिए नजर आता है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज, आपको मालूम होगा कैलाश सत्यार्थी जी को जो नोबेल दिया गया था उसके पीछे का बड़ा कारण था कि साहब उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, उन्होंने बच्चों को काम करने से बचाया था। तो इंडिया की इमेज ऐसी है कि ये तो खुद ही चाइल्ड लेबर करवाते हैं। आप में से कई ऐसे लोग जानने वाले होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो घर के काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन यूरोप की कल्चर में या मानव अधिकार के मसले में वो मतलब चाइल्ड अब्यूज की श्रेणी में आता है। और चाइल्ड अब्यूज होता भी है हमारे देश में, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि जहां पर लोगों को बहुत सस्ते दामों पर, चाहे वो परिवार का सदस्य है या नहीं है, फिर भी काम पर रखा हुआ होता है। बंधुआ मजदूरी भी हमारे यहाँ सर्वाइव करती है। तो होता क्या है कि इंडिया ऐसे मसलों पर सामान्यतया चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? क्योंकि हम अपनी गिरेबान को भी झांक कर देखते हैं। वर्कर्स की जो कंडीशंस की वहां बात की जाती है वो इंडिया में भी बात की जा सकती है। अब आप किसी दूसरे के ऊपर पत्थर उछालें और आपके ऊपर भी पड़ने लगे तो आप सोचते हैं कि इससे किनारा ही कर लो, लेकिन फिर भी जब मामला इतना ज़्यादा उछल रहा है, भारत को अपने लोगों के बारे में कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में हालांकि एक डॉक्यूमेंट मुझे यह मिला कि भारत ने अपने द्वारा ई मदद नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल पर यदि किसी मजदूर को कोई समस्या या परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी शिकायतें वहां दर्ज कर सकते हैं। तो ग्रीवांसेस 81,655 ग्रीवांसेस दर्ज करवाई भी गई हैं और 78,288 का वहां पर निस्तारण भी हुआ है। लेकिन जो यहां से माइग्रेंट लेबर बाहर काम करने जाता है वो अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता तो शायद उसे मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। अपने यहां पर रिसोर्सेज डेवलप होते तो शायद वो वहां ना जाता। ऐसी स्थिति में ई मदद पोर्टल का वो उपयोग करके खुद के लिए हेल्प मांग पाएगा, ये उससे कम ही अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि मजदूर जो भारत से बाहर पेट भरने के लिए जा रहा है, बड़ी मात्रा में आपको रेमिटेंसेस कमा के देता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को आप बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं कि हमें दुनिया का सबसे ज्यादा विदेशी विनिमय मतलब विदेशी संप्रेषण प्राप्त हुआ है, फॉरेन रेमिटेंसेस प्राप्त हुआ है। उसके पीछे का कारण है हमारे यहाँ का मजदूर बाहर काम करने जाता है। या तो उसे उचित रोजगार हमारे देश में मिले, और अगर उचित रोजगार आप नहीं दे सकते तो कम से कम उसे सामाजिक सुरक्षा तो मुहैया कराएं, कम से कम अन्य देशों के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट्स करें,
टाई अप्स करें, जिसकी वजह से कल को उन्हें किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो आपकी सरकार वहां पर उपलब्ध हो, सुविधाएं उनके लिए तत्काल रूप से मुहैया कराई जाएं। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन कहीं इस चकाचौंध की जिंदगी में यह विषय खो ना जाए, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कितने मंचों पर किस तरह से सुनना पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो आप अपने साथियों के साथ में ये क्या इशू हो रहा है इसके साथ आज, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में मैं कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूं उन सभी साथियों के लिए जो काफ़ी दिनों से, क्योंकि मुझे लंबे टाइम से पढ़ाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं करंट तो डील कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, लेकिन जीके जो कि हमारा बहुत बड़ा फोर्टे है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उस पर लंबा टाइम हो गया है, कोई सेशन हमने नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग ये है कि कुछ अनोखा आप लोगों के साथ जल्दी ही साझा किया जाएगा। अनोखा क्या होगा, वो अलग होगा, एकदम यूनिक होगा, स्पेशल होगा, ये अपनी तैयारी है और मैं जल्दी ही आपके सामने उसकी जानकारी साझा करूंगा। फिलहाल के लिए